आप सबों का स्वागत है शिक्षा वाटिका यूट्यूब चैनल में। तो आज क्लास 10 NCERT हिंदी कृतिका से मैं एक पार्ट का पूरा वन शॉट लाया हूँ। शाना शाना हाथ जोड़ी का पूरा निचोड़ इस वीडियो में है। आप वीडियो को अंत तक देखें और पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इस चैप्टर का व्याख्या करने वाला हूँ। तो देखेंगे यह जो पूरी पाठ है मधु कांकरिया द्वारा रचित है। यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है, जो शहरों की भागम भाग भरी जिंदगी से दूर है। लेखिका गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर बताती है क्योंकि वहाँ के सभी लोग बड़े ही मेहनती हैं। वहाँ तारों से भरे आसमान में लेखिका का सम्मोहन महसूस होता है जिसमें वह खो जाती हैं। वह नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो को गाती है। अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी नहीं देख सकी, परंतु ढेरों खिले फूल देखकर खुश हो जाती है। वह उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने अपनी सहयात्री मणि और गायजितेन नॉर्गे के साथ रवाना होती है। गैंगटॉक से युमथांग को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती है जो ध्वज की तरह फहरा रही थी। ये शांति और अहिंसा का प्रतीक था और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध मतावलंबी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। उन्हें उतारा नहीं जाता है, ये खुद नष्ट हो जाते हैं। कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत में वे लोग रंगीन पताकाएं फहराते हैं। जितेन ने बताया कि कविलोंग स्टॉक नामक स्थान पर गाइड मूवी की शूटिंग हुई थी। आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील कहा जाता है। नॉर्गे ने बताया कि इसे घुमाने से सारा पाप धुल जाता है, ऐसा यहाँ के लोगों का मत है। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। घाटियां में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पल पल परिवर्तित होते महसूस होता है। वह विशाल लगने लगता है। 7 सिस्टर वाटरफॉल पर जीप रुकती है। सभी लोग वहां की सुंदरता को कैमरे में कैद कर रहे होते हैं। झरने का पानी में लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी अंदर की सारी बुराइयां और दुष्टता को बहा कर ले जाए। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप थिंक ग्रीन लिखे शब्दों के पास रुकी। वहां सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने थे। नीचे पूरे वेग से बह रही तीस्ता नदी थी। सामने धुंध थी। ऊपर आसमान में बादल थे। धीरे धीरे हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को शहमा दिया। एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी रास्ते को चौड़ा बना रही हैं। कई बार काम करते समय
किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी न बरती जाए तो जानलेवा हादसा घट जाता है। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे मिले। जितेन बताता है कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम भी करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता तंग होता जा रहा था। सरकार की गाड़ी धीरे चलाएं की चेतावनियों के बोर्ड लगे थे। शाम के समय जीप चाय बागानों में से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियां सिक्किम परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रहे थे। युमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग में रुके थे। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफर की थकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया। लेखिका की सहयात्री मनी ने बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका को वहां बर्फ देखने की इच्छा थी, परंतु वहां बर्फ कहीं भी नहीं थी। सुबह हुई। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गया था। कटाव में बर्फ देखने को मिल सकती है। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मनी जिसने स्विट्जरलैंड घूमा था ने कहा कि यह स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसीलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लायुंग से कटाव का सफर 2 घंटे का था। कटाव का रास्ता खतरनाक था। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। सभी सहयात्री वहां के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे। लेखिका वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा। मनी के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी। वे कहती हैं कि प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती हैं। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिम शिखरों का हम पर ऋण है। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई दी। चूंकि यह बॉर्डर एरिया था और थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी। अब कटाव से वे लोग पुनः लायुंग आते हैं। लायुंग से युमथांग की सफर शुरू होती है। युमथांग के सफर में थोड़ा आगे बढ़ने पर उन लोगों को फौजी छावनियां दिखी। तब उन्हें महसूस हुआ कि यह तो चीन की सीमा थी। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। वैशाख के महीने में भी वहां बहुत ठंड थी। वे लोग पूष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे।
वहां जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। कटाव में युमथांग की ओर जाते हुए प्रयुक्ता और रुडेनड्रो ने फूलों की घाटियों को भी देखा। युमथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। युमथांग वापस आकर उन लोगों को वहां सब फीका फीका लग रहा था। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है। इससे वहां के लोग बहुत खुश हैं। मनी ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। गुरु नानक के पदचिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहां कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। खैदुम नामक 1 किलोमीटर का एक क्षेत्र भी दिखाया जहां देवी देवताओं का निवास बताया जाता है। नॉर्गे ने पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की भी जानकारी दी। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटक स्थल बनने और नए रास्तों के साथ नए स्थानों को खोजने का प्रयास आज भी जारी है। तो आपने सुना इस कहानी का पूरा सार। इस कहानी में ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो रहते हैं, गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहते हैं? कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है? कटाओ में एक भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान क्यों है? प्रकृति में जल संचय की व्यवस्था कैसी है? फौजियों के प्रति आपका समर्पण का भावना किस प्रकार है? तो इस तरह के जो प्रश्न हैं, कटाओ के बारे में, युमथांग के बारे में, लायुंग के बारे में, गैंगटॉक की रात के बारे में, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप बार बार रिपीट कर कहानी को सुने, आपको पूरी सार समझ में आ जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।